बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, जल्द होने वाले हैं चुनाव, गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा। बिहार में 10 दिनों तक बारिश के नहीं आसार, उमस भरी गर्मी छुड़ा रही है पसीना, बिहार के लोग हुए परेशान। हम किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं, INDIA द्वारा पत्रकारों पर पाबंदी के मुद्दे पर बोले सीएम नीतीश। पहली बायोनिक आंख हुई तैयार, अंधे अब साफ देख सकेंगे सारे नज़ारे, जहां जो उसको दिखाई नहीं देते हैं अब वो आंख लगा करके देख सकेंगे इस दुनिया को। बिहार के शिक्षकों पर फिर चला के पाठक का डंडा, स्कूल से गायब टीचर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, कटेगी इतने दिन की सैलरी। अमित शाह का बड़ा ऐलान, बिहार में जल्द शुरू होगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बिहार में डरा रहा है डेंगू, 1700 के पार पहुंचा पॉजिटिव मरीजों की संख्या, हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। नीतीश पर नरम, लालू पर गरम, बिहार में बड़े सियासी उलटफेर का संकेत दे गए अमित शाह। भोपाल में होने वाले INDIA गठबंधन की पहली रैली रद्द, जानिए पूरी वजह, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। उनको कुछ पता है, अंड बंड बोलते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, अमित शाह का नाम सुनते ही भड़के सीएम नीतीश। सुशासन पर सवाल, राजद MLA के भाई के घर लाखों की चोरी, खिड़की तोड़ करके चोर ने उड़ाए लाखों के जेवरात और नकदी। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को लगा बड़ा झटका, अगले 2 साल नहीं कर पाएंगे गाने का काम, आखिर क्यों, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के शिक्षकों पर एक और भार, अब CBSE की तर्ज पर स्कूलों में होगी पढ़ाई, तय समय में खत्म करना होगा नया सिलेबस। नीतीश कुमार ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई, PM के लिए बिहार के CM ने की विशेष कामना। लालू का अनोखा अंदाज, भुट्टो के बाद होटल में डिनर के लिए तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे लालू, राजस्थानी व्यंजनों का उठाया लुत्फ। अररिया में आधी रात को डकैती, 10 से ज्यादा बदमाशों का घर पर धावा, 5 लाख के गहने और 55,000 कैश लूटा। कम बारिश का बिहार में दिखने लगा है असर, 12 राज्यों में अब भी कम है भूजल का स्तर। विपक्ष की एकजुटता से केंद्र में बैठे लोग डरे और परेशान हैं, नीतीश कुमार का अमित शाह पर पलटवार। मोबाइल पर गेम खेलने की लत कर सकती है जीवन बर्बाद, नुकसान जान करके उड़ जाएंगे होश। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि विपक्षी दलों द्वारा इंडिया गठबंधन द्वारा कुछ टीवी न्यूज एंकरों के बहिष्कार की घोषणा पर CM नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पत्रकारों के समर्थन की बात करते हुए कहा कि उन्हें पत्रकारों को बायकॉट करने के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पत्रकारों पर कोई भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी तो जो मन में होगा पत्रकार लिखेंगे, उनको अधिकार है कुछ भी करने को, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने केंद्र पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी जो लोग केंद्र में हैं वे गड़बड़ करने के लिए कुछ लोगों को रखा है, लेकिन हम तो पत्रकार की इज्जत करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विभिन्न टीवी चैनलों के 14 एंकरों का बायकॉट करने की घोषणा की थी और एक सूची भी जारी की थी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने इस संबंध में एक बयान जारी करके कहा था कि कुछ टीवी चैनल पर नफरत का बाजार सजाया जाता है। ऐसे में INDIA ने तय किया है कि हम नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर के नहीं जाएंगे, हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।
दोस्तों, एक अभूतपूर्व विकास में जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है कि वह पहली बायोनिक आंख सफलतापूर्वक बनाई गई है। यानी कि जो अंधा है अब उनको आंख लगाया जाएगा, उस आंख से अंधे लोग भी देख सकते हैं। ये उपलब्धि उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होने का वादा करती है जो लंबे समय से दृष्टि दोष से जूझ रहे हैं, यानी कि जिसको दिखाई नहीं देती है। बायोनिक आंख के निर्माण की यात्रा एक लंबी और कठिन रही है। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और फिर चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए अथक परिश्रम किया है। जब बायोनिक आंख प्रौद्योगिकी में हुई अविश्वसनीय प्रगति का प्रमाण है। ये सामग्री माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अत्याधुनिक नवाचारों का उपयोग करता है। अंधेपन या फिर गंभीर दृष्टि हानि के साथ रहने वाले व्यक्तियों के लिए बायोनिक आंख नई आशा प्रदान करती है। इसमें दुनिया को स्पष्टता और फिर सटीकता के साथ देखने की उनकी क्षमता को बहाल करने की क्षमता है। बायोनिक आंख के केंद्र में एक कृत्रिम रेटिना होता है जो इसकी कार्य क्षमता की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। ये रेटिना मानव आंख में पाए जाने वाले प्राकृतिक फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं की नकल करता है। दोस्तों, मिथिलांचल और सीमांचल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में विकास का एकमात्र विकल्प बीजेपी को बताया है। जहां अमित शाह ने मधुबनी से झंझारपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास चाहिए तो भाजपा की सरकार चाहिए। इस दौरान अमित शाह ने बड़ी घोषणा कर डाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार से 3 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ये मेट्रो जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच चलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने मिथिलांचल क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी ने बनाया, जहां 3 सालों में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के साथ आज दरभंगा से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट कर पा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि रामायण सर्किट में 3 शहर सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को शामिल करके हमने यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है। मिथिला के मखाने को GI टैग देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने लालू और नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि 2004 से 2014 तक यूपी की सरकार थी। लालू जी से पूछने आया हूं कि इस 10 साल तक आप भी केंद्र में मंत्री थे। दोस्तों, तमिलनाडु में अगवा किए गए बिहार के सभी छात्र मजदूरों को मुक्त करा दिया गया है। ये मजदूर जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के महदवा गांव के निवासी है। इस बात की जानकारी एसपी दीपक रंजन ने दी है। एसपी ने बताया है कि अगवा किए गए सभी मजदूर सुरक्षित हैं और चेन्नई के सरकारी अस्पताल में इन लोगों का इलाज कराया जा रहा है। इसके साथ ही मजदूरों को अपहरण करने के मामले में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोतीलाल पटना का निवासी है जो वर्तमान में तमिलनाडु के इरोड बस स्टैंड के पास रह गया था। दरअसल जहानाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहानाबाद के महबदा गांव के 6 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। इन मजदूरों को किसी दलाल द्वारा बंधक बनाने और फिर मारपीट करने की शिकायत लेकर के परिवार वाले शुक्रवार को जहानाबाद के एसपी दीपक रंजन के पास पहुंचे और फिर उन्हें मुक्त कराने की गुहार लगाई। परिवार वालों ने बताया था कि 11 सितंबर को जहानाबाद से सभी 6 युवक ट्रेन से तमिलनाडु गए। 14 सितंबर को वहां पहुंचे। ईरोड जिला में पहुंचने के बाद सभी को बंधक बना लिया। लापता युवक में एक के परिवार वाले मुकेश कुमार ने एसपी को दिए गए आवेदन में कहा कि 6 लड़कों में अशोक का फोन शुक्रवार को आया और फिर कहा कि उन सभी 6 को बंधक बना लिया गया है, जहां उनकी पिटाई की जा रही है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ बिहार के अंदर पिछले 1-2 महीने से शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले से डेंगू का नया मामला सामने नहीं आता हो। इसी कड़ी में अब बिहार में कल 240 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इस महीने डेंगू मरीजों की संख्या 1760 हो गई है, जबकि इस वर्ष यानी कि इस साल कुल डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 2035 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 63 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में भागलपुर में 24, बेगूसराय में 21, मुंगेर में 13 और औरंगाबाद में 9 मरीज मिले हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के आईएएस के पाठक ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसा तो अब मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में कोचिंग संचालक ने संबंधित आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की है। मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग संस्थानों ने अपने और छात्रों के हितों के नुकसान के आधार पर कोर्ट से याचिका के माध्यम से अपील की है कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है। इस मामले पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से यह याचिका कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत और फिर अन्य द्वारा दायर की गई है। इससे पहले कोचिंग संस्थानों को स्कूल की
टाइम में नहीं चलाए जाने के संबंधित आदेश को लागू करने के लिए राज्य भर के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया था। यह आदेश 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दोस्तों बात करेंगे कि 13 महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारकर के आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी, जहां तब से लेकर के नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में जिस तरीके से अपना तेवर बदला, उससे स्पष्ट संकेत मिला है कि बिहार में जल्द ही फिर से बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। जहां बिहार में नया राजनीतिक गठजोड़ बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छठी दफा आज बिहार आए थे। जब मौजूदा दौरे से पहले अमित शाह जब भी बिहार आए हैं, एक बात जरूर दोहराई, नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन कल जब अमित शाह झंझारपुर से लेकर के अररिया में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो फिर उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। जी हाँ, ये कभी नहीं दोहराया, कल नहीं दोहराया। दिलचस्प बात तो ये रही कि अमित शाह संकेतों में नीतीश कुमार को पाक साफ से लेकर के काबिल बता दिया, जहां उन्होंने झंझारपुर में कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन तेल और पानी को मिलाने की तरह है, दोनों कभी आपस में मिल ही नहीं सकते हैं। हाँ, तेल पानी को गंदा जरूर कर देता है। अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो गठबंधन किया है वह उन्हें डुबा देगी। अमित शाह ने संकेतों में नीतीश कुमार को काबिल भी करार दे दिया है। उन्होंने झंझारपुर की सभा में कहा कि जब लालू यादव एक्टिव हो जाए और नीतीश कुमार इनएक्टिव हो जाए तो फिर समझ जाइए कि बिहार का क्या होगा। अमित शाह के कहने का मतलब ये था कि नीतीश कुमार एक्टिव होंगे तभी बिहार का भला होगा। अपने जनसभा में अमित शाह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है, जब वे लगातार लालू यादव पर निशाना साधते रहे और उन्होंने लालू यादव के कारण बिहार में जंगल राज लौट रहा है, ये बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में ताबड़तोड़ अपराध बढ़ रहा है, बालू से लेकर के शराब माफिया का राज कायम हो गया है। अमित शाह ने लालू यादव के भ्रष्टाचारी की भी जमकर के चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया है। अमित शाह नीतीश कुमार से ही ये सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं, वे लालू यादव के भ्रष्टाचार को कैसे चुपचाप देख रहे हैं। दोस्तों बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की भोपाल में होने वाली पहली बैठक रद्द हो गई है, पहली रैली रद्द हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने रैली के रद्द होने की जानकारी दी है। हालांकि रैली क्यों रद्द की गई है, इसकी ठोस वजह सामने नहीं आ सकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में INDIA की पहली रैली प्रस्तावित थी। दरअसल भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बीते 13 सितंबर को दिल्ली में NCP प्रमुख शरद पवार के आवास पर संपन्न हुई थी। इस बैठक में गठबंधन के सबसे अहम मुद्दे यानी कि सीट शेयरिंग पर कोई भी फैसला नहीं हो सका था। मुंबई की बैठक में विपक्षी पार्टियों ने देश भर में साझा रैलियां करने का फैसला किया था, जिसकी शुरुआत अक्टूबर में भोपाल से होनी थी। इस बीच भोपाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रैली के रद्द होने की जानकारी दी है। कमलनाथ ने कहा है कि INDIA की रैली अब भोपाल में नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा है कि रैली कैंसिल हो गई है और अब ये रैली कब और कहां पर होगी इसका फैसला आलाकमान करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि एक दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंझारपुर में लालू पर जोरदार हमला बोला है। हालांकि वे अपने पूरे भाषण के दौरान नीतीश कुमार पर सॉफ्ट दिखे, यानी कि नरम दिखे। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी आई है। जब मीडिया ने अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ा हुआ CM नीतीश कुमार से सवाल पूछ लिया तो नीतीश कुमार भड़क गए और कह दिया है कि अमित शाह को ना तो बिहार की जानकारी है और न ही देश के बारे में ही कुछ पता है। अमित शाह केवल अंड बंड संढंड बोलते रहते हैं, या उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने गृह क्षेत्र बख्तियारपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनकी पत्नी के नाम से बने मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान JDU अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने जब अमित शाह के दौरे से जुड़ा सवाल CM नीतीश कुमार से पूछ लिया तो उनका रिएक्शन कुछ अलग ही नजर आया और अमित शाह का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि उन सब पर ध्यान मत दीजिए, या हम उन लोगों के किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, या क्योंकि वे आते हैं तो फिर वह अंड बंड संड बोलते रहते हैं, कोई ज्ञान नहीं है उनके पास। बिहार का कितना ज़्यादा विकास हुआ है या कितना काम हो रहा है कुछ जानकारी है उनको? बिहार की छोड़िए, देश भर की भी जानकारी कुछ है उनके पास। इन दोनों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, इसलिए वे लोग क्या बयान देते हैं हम देखने नहीं जाते हैं, केवल अंड संड बोलते रहते हैं, तो फिर उसका क्या मतलब है? इसलिए हम उन लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं उन लोगों को।
दोस्तों बात करते हैं कि औरंगाबाद में आरजेडी विधायक के घर लाखों की चोरी हुई है। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर घर का जायजा लिया। चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नगद पर हाथ साफ किया है। इस घटना के बाद अब सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। लोगों के बीच ये कहा जाना शुरू कर दिया गया है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की सुरक्षा की बात करना ही बेईमानी है। दरअसल औरंगाबाद जिला मुख्यालय के सत्येंद्र नगर कॉलोनी में चोरों ने राजद यानी कि आरजेडी विधायक के भाई के घर में खिड़की तोड़ करके लगभग 15 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली है। शहर में इन दोनों चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है और चोर इस कदर निडर हो चुके हैं कि विधायक के भाई का घर भी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिला के एक गर्ल्स स्कूल में शनिवार को मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन खाने के बाद लगभग 100 छात्राएं बीमार पड़ गई। यह घटना मथुरापुर कन्या मध्य विद्यालय की बताई जा रही है। जब मध्याह्न भोजन खाने के बाद छात्रों ने उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की, उन्हें तुरंत एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उनमें से कुछ को आगे के इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। छात्रों के अभिभावक मध्याह्न भोजन में सल्फास मिले होने की आशंका जता रहे हैं। जहाँ स्वास्थ्य विभाग फिलहाल छात्रों की हालात पर नजर बनाए हुए हैं। समस्तीपुर सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर पीडी शर्मा ने कहा है कि लगभग 100 छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। उन्होंने स्कूल में मध्याह्न भोजन खाया था। फिलहाल उनकी हालात स्थिर है और सुधार हो रहा है। जहरीला भोजन खाने के बाद वे बीमार पड़ गई थी। दोस्तों भोजपुरी गायक और एक्टर खेसारी लाल यादव की कोर्ट में एक फैसले से बड़ा झटका लगा है। जब कोर्ट के फैसले के मुताबिक खेसारी लाल यादव अब 30 सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड को छोड़ करके अन्य कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। दरअसल पूरा मामला 2021 का है। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत उन्हें 200 गाने 30 महीने के अंदर कंपनी के लिए गाने थे। इसके एवज में कंपनी ने खेसारी लाल यादव को 5 करोड़ रुपए भी दिए थे। हालांकि खेसारी लाल यादव कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं कर पाए, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया और फिर मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जब कोर्ट ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ फैसला सुनाया। अब 2 साल तक खेसारी लाल यादव को सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के लिए ही गाना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब कोर्ट का फैसला आने के बाद खेसारी लाल यादव सामने आए थे, जब उन्होंने कहा कि मैं कम पढ़ा लिखा होने की वजह से ये एग्रीमेंट समझ नहीं पाया और इस पर साइन कर दिया। एग्रीमेंट अंग्रेजी में था। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने अपने मैनेजर विवेक सिंह पर कई आरोप लगाए। खेसारी लाल यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि भले ही खेसारी लाल यादव कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके मैनेजर तो कम पढ़े लिखे नहीं होंगे। जैसे क्या उनके मैनेजर ने ऐसा जानबूझ करके किया है? खेसारी लाल यादव अपने राइटर अखिलेश कश्यप पर भी सवाल उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के करीबियों ने ही उन्हें मुश्किलों में डाल दिया है, जिस पर खेसारी लाल यादव ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। उन्हीं लोगों की वजह से खेसारी को परेशानी में पड़ना पड़ा है। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह का भाषण खत्म होते ही जदयू ने प्रेस वार्ता जारी करके न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर के हमला बोला है। इस दौरान जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको बोलने में शर्म आती है। अब दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा। गृह मंत्री नाकाबिल है, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये बात मुझे इनका भाषण सुनकर के एहसास हुआ है। अब दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा। नीरज कुमार ने कहा है कि आज ये तय हो गया है कि दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मिथिला परिषद, मिथिला निर्माण राज्य सेना, संयुक्त मिथिला राज्य संघर्ष समिति, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग धरना पर बैठे हुए थे। इनका धरना 4 दिन से चल रहा है, लेकिन उन्होंने उनकी सुध नहीं ली। नीरज कुमार ने कहा है कि एक और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एम्स बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बिहार सरकार एम्स के लायक जमीन नहीं दे रही है। नीरज कुमार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, आपको बोलने में शर्म नहीं आती है। उन्होंने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं। बाकी जगहों पर ये नारा लगाएंगे जय श्री राम, लेकिन ये मिथिला की धरती है, सीता मैया की धरती है, तो फिर यहाँ इनको बोलना पड़ा सिया राम। अयोध्या में तो ये लोग अलग करवा दिया, भगवान राम और सीता मैया को अलग अलग कर दिया। दूसरे जगह जय श्री राम कहते हैं, तो फिर ये जय सिया राम बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये सवाल मेरा अमित शाह जी से है।
दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जम करके हमला बोला है। या इसके साथ ही अमित शाह के दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ना रोजगार देंगे और ना महंगाई कम करेंगे और यहां आते रहेंगे। 2024 चुनाव में फिर से मोदी के आने की बात पर राबड़ी देवी ने कहा कि कितने मोदी आएंगे और कितने मोदी जाएंगे, आते जाते रहेंगे, इन लोगों को इस बार जनता जवाब देगी। काम धाम कुछ करने नहीं है, किसी के कहने से मोदी आ जाएगा। पूरे देश के लोग क्या मोदी की मुट्ठी में हैं? राबड़ी देवी ने कहा है कि कश्मीर में दहशतगर्द हमला हो रहा है, वह राष्ट्रपति शासन है, जब क्यों नहीं वहां पर चुनाव करवा रहे हैं। जब बिहार के लोग इनको दिखा देंगे, बीजेपी के लोगों को जनता जवाब देगी। वहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया का नाम बदल करके भारत रखने पर उन्होंने कहा कि इंडिया कहने में शर्म आती है। जब बाहर जाते हैं तो फिर हम लोग से पूछता है कि कहाँ से आए, इस पर हम लोग इंडिया कहते हैं। इंडिया कहने में वह बीजेपी लोग को शर्म आती है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह शनिवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, जहां इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने महागठबंधन सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी बिहार सरकार को घेरते हुए कहा है कि बालू माफिया सक्रिय है, शराब माफिया के चलते लोगों की जान जारी है। वहीं अमित शाह की रैली के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 1 लाख पदों पर होने वाली नई शिक्षक बहाली का काम शुरू हो गया है। यह शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिलों से माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों की सूचना मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। जब बीपीएससी अक्टूबर में नई शिक्षक भर्ती की निकालेगा या नवंबर 2023 में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। इसके अलावा अभी शिक्षकों के 1,73,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जब शिक्षा विभाग द्वारा सभी डीओ को भेजे गए पत्र में खाली पड़े पदों का सही आकलन करके 14 सितंबर की शाम 6 बजे तक सूची मुख्यालय तक भेजने का निर्देश दिया गया है। जब बताया जा रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही को लेकर के जिला से खाली पड़े पदों की यानी कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी गई है। जिलों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि समीक्षा में पाया गया है कि पश्चिमी चंपारण, कटिहार, दरभंगा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी आदि जिलों में पूर्व में अधिक रिक्तियां की अधिसूचना की गई है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के कंधे पर सरकार ने एक और जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अब अपने अनुसार नहीं बल्कि तय किए गए सिलेबस के अनुसार बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रारंभिक विद्यालयों का सिलेबस नए तरीके से जारी करके इसे लागू करने को कहा है। नए सिलेबस के मुताबिक प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हर हाल में फरवरी माह तक पढ़ाई को पूरा कर लिया जाना है, या फिर मार्च में रिवीजन और फिर वार्षिक परीक्षा ली जानी है। विभाग द्वारा जारी सिलेबस को सुपौल जिले में लागू कर दिया गया है। ये व्यवस्था अन्य जिलों में भी लागू होगी। इसको लेकर के जारी निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारी नए सिलेबस के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन सुनिश्चित करने को लेकर के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। नए सिलेबस में पहली से 8वीं कक्षा के विषय पर किस माह में कितने पाठ को पूरा करना है, ये तय कर दिया गया है। दोस्तों, भाजपा नेता संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को गुप्त रख रहे हैं। जब वहीं बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि ऐसे सत्रों से भाजपा को लोकसभा चुनाव जीतने में मदद नहीं मिलेगी। राजद के वरिष्ठ नेता चित्तरंजन गगन ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान में विश्वास नहीं रखती है। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है और वे देश को तानाशाही की तरह चलाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण पर विधेयक पारित कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे विधेयक शीतकालीन सत्र में पारित किए जा सकते हैं, या इसके लिए किसी विशेष सत्र की जरूरत नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे विशेष सत्र के दौरान अपने कुछ छिपे हुए एजेंडे को पारित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और हमारी पार्टी के नेताओं ने प्रत्येक कार्यकर्ताओं से जमीन पर सतर्क रहने की अपील की है। जहां तक हमारी बात है तो फिर हम देश के बुनियादी मुद्दे उठाएंगे जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में बढ़ता दहशतगर्द, मणिपुर में हिंसा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ हमारे एजेंडे हैं जिन्हें हम विशेष सत्र में उठाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार को आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों से कोई भी लेना देना नहीं है।
दोस्तों हाल ही में स्कूलों में 75% उपस्थिति और फिर स्कूल से निकाले जाने वाले विरोध में छात्र छात्राएं कुछ इस तरह से भड़के कि बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के फरमान के बाद छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर को छू गया है। जहां इसको लेकर के स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर के छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मार दिया है। स्कूल के बच्चों का कहना है कि मैम ने जीना हराम करके रखा है, बैठ करके खाली चैट करते रहती है, जहां मोबाइल पर किसी और के साथ बात करती रहती है। ये शब्द उन छात्रों का है जो शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त आ चुकी है। इस कदर ये छात्राएं शिक्षकों से दुखी हो गई है कि इन्होंने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया है। शेयर किए गए वीडियो कैप्शन में भी लिखा हुआ है कि भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर के घंटों तक सड़क जाम किया और प्रिंसिपल पर कई आरोप लगाए। दोस्तों बिहार में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बिजनेस करने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जहां इसके लिए उद्योग विभाग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दूं कि इस वित्तीय वर्ष के लिए 15 से 30 सितंबर तक उद्योग विभाग के पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख प्राप्त करने के लिए आवेदन को जल्द से जल्द पूरा करें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 आवेदनों का चयन जिलावार किया जाएगा। जिन आवेदकों का चयन होगा उन्हें सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए अनुदान और फिर 5 लाख रुपए मुफ्त लोन दिया जाएगा। इसको लेकर के सूचना जारी कर दी गई है। जहां युवाओं को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिजनेस के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। जहां आप वेबसाइट www.uddhami.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन करें। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को जन्मदिन था, जहां उनके जन्मदिन पर देश विदेश के कई नेताओं की ओर से सुबह से ही बधाई दी जा रही थी। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। जहां पीएम मोदी को दिए गए शुभकामना संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने उनके लिए खास कामना भी की है। जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जहां उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना है। आमतौर पर सियासी रूप से एक दूसरे के खिलाफ हमलावर रहने वाले सीएम नीतीश और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हाल के दिनों में अलग किस्म की नजदीकी देखने को मिल रही है। जब पिछले सप्ताह ही G20 की बैठक को लेकर के दिल्ली में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में पीएम नीतीश कुमार शामिल हुए थे, जब उस दौरान उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। यहां तक कि पीएम मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार के साथ तस्वीर भी डाली थी। पीएम के द्वारा देश के एकमात्र जिस मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीर सबसे पहले पोस्ट की गई थी वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। जहां वहीं एक दिन पहले ही जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए तो फिर इस दौरान भी उनका एक बयान सुर्खियों में बना। झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि नीतीश बाबू तेल और पानी का मिलन नहीं होता। जहां उनका ये बयान नीतीश की पार्टी जदयू और लालू की पार्टी राजद के बीच हुए सियासी समझौते को लेकर के देखा गया। माना गया है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को सुझाव दिया है कि नीतीश और लालू का साथ आना वैसा है जैसे तेल और पानी को एक दूसरे में मिलाने की कोशिश करना। जहां इन सब के बीच अब पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई देकर के एक बार फिर से सियासी कयासबाजों को नई हवा दे दी है। हालांकि माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार बधाई है और जो आमतौर पर मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को देते हैं। इसे सियासत को लेकर के नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये लोगों का कहना है। दोस्तों यदि आपकी खतियानी या फिर खरीदी गई ज़मीन है तो इसके बारे में पूरी तरीके से अंचल कार्यालय से जानकारी आप ले लें, अन्यथा पता नहीं दलालों की नज़र आपकी ज़मीन पर टिक गई होगी। ये भी संभव है कि आपकी ज़मीन किसी दूसरे के नाम से हो गई होगी और फिर उसका म्यूटेशन तक हो गया होगा। जब बिहार के सारण में ज़मीन के फर्जी म्यूटेशन का मामला थमता नज़र नहीं आ रहा है। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे छपरा कोर्ट न्यायालय हो या फिर ADM, SDM, DLR समेत अन्य राजस्व कार्यालय है, जहाँ इनके अलावा कई प्राधिकार भी बने हैं जहाँ पर ज़मीन के मामलों की सुनवाई हो रही है और फिर वहाँ पर शिकायतों की भरमार लग गई है। जहाँ ज़मीन के मामलों की सुनवाई के लिए DM और SP अलग से जनता दरबार भी लगा रहे हैं, लेकिन इन जनता दरबार का कोई भी असर नहीं हो रहा है क्योंकि दूसरे और गलत कार्य को तरजीह देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जमीन संबंधित विवादों से जुड़े हुए 10,000 से अधिक मामला छपरा कोर्ट समेत जिले के विभिन्न अधिकारियों के कार्यालय में
पेंडिंग है। अधिकतर मामले फर्जी तरीके से जमीन खरीदने और बेचने से संबंधित है। यहाँ सारण जिला के सदर प्रखंड से जुड़े हुए भूमि विवाद सबसे अधिक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सबसे अधिक जमीन के दलाल जिला मुख्यालय में एक्टिव हैं, जब वे विवादित मामलों को ढूंढते रहते हैं और फिर ऐसे मामलों में घुस करके जमीन की रसीद खरीद लेते हैं। इससे सबसे अधिक परेशानी गरीबों को होती है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बने विपक्षी इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर के खींचतान तेज है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल करार दिया। ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने नीतीश को बेदाग छवि वाला नेता भी बताया है। वहीं ललन सिंह के बाद बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया महागठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है। लेसी सिंह ने खगड़िया में कहा है कि जदयू के मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार विपक्षी दलों की ओर से पीएम उम्मीदवार बने। लेसी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। नीतीश देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। लेसी सिंह ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के आने से कोई भी प्रभाव बिहार में पड़ने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन की एकता और बढ़ते कुनबे से भाजपा के नेता हताश और घबराए हुए हैं। उन्होंने अमित शाह पर अनाप शनाप बयान देने का आरोप लगाया है। लेसी सिंह ने खगड़िया के सदर प्रखंड में आयोजित कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है। दोस्तों बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में साल 2024 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से OMR सीट लागू करने का निर्णय लिया गया है। एक प्रश्न के 4 बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। इनमें से किसी एक उत्तर का चयन करना होगा और उस उत्तर के गोले को OMR सीट पर भरना होगा। इसके अलावा फोकनिया और फिर मौलवी के छात्रों का अंक पत्र और फिर प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में रखे जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2024 में फोकनिया और मौलवी की परीक्षा में कई बदलाव किए जाएंगे। इसकी तैयारी मदरसा बोर्ड ने शुरू कर दी है, जहां प्रश्न पत्र पर में बदलाव किया जाएगा। वहीं परीक्षा शैली में भी बदलाव होगा। हर परीक्षा केंद्र को बोर्ड से जोड़ा जाएगा, जहां इससे कदाचार मुक्त परीक्षा की संचालन में मदद मिलेगी। बोर्ड अध्यक्ष सलीम परवेज ने बताया है कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकें, इसके लिए OMR सीट लागू होगा, क्योंकि अब ज़्यादातर परीक्षाएं ऑनलाइन होती है। ऐसे में छात्रों को OMR सीट तो भरना ही आना चाहिए। दोस्तों आजकल बड़ों से लेकर के बच्चों तक में मोबाइल की लत देखने को मिलती है। लोग मोबाइल को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं। जब मोबाइल मनोरंजन का भी बड़ा साधन बन गया है, जहाँ लोग इस पर फिल्में वीडियो वगैरह देखते रहते हैं। जब बहुत से लोग मोबाइल पर गेम भी खेलते हैं, अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन ये लत बड़ों में भी काफ़ी देखने को मिलती है। कई लोगों को मोबाइल पर गेम खेलने की इतनी बुरी लत लग जाती है कि कई घंटों तक वे मोबाइल पर गेम ही खेलते रहते हैं। लेकिन कई रिसर्च में इस बात का खुलासा हो चुका है कि मोबाइल पर गेम खेलने की लत काफ़ी खतरनाक होती है, जब बच्चों पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी वीडियो गेम की लत को बहुत गंभीरता से लेता है। एक बार इस बात की चर्चा चली थी कि वीडियो गेम की लत को आधिकारिक तौर पर बीमारी माना जा सकता है। कई रिसर्च में इस बात का खुलासा हो चुका है कि वीडियो गेम की लत की वजह से बच्चे और युवा मनोवैज्ञानिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, यानी कि दिमागी बीमारी। MRI स्कैन में ये जानकारी सामने आई थी कि वीडियो गेम की लत के कारण युवा तनाव और अवसाद में रहते हैं। वीडियो गेम की लत जिंदगी बर्बाद कर सकती है। WHO के अनुसार वीडियो गेम की लत परिवार, सामाजिक, शैक्षणिक और पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर देती है। वीडियो गेम की लत की वजह से कई लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। साथ ही घंटों मोबाइल पर गेम खेलने की लत की वजह से लोग अपने घर पर काम की फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका नेगेटिव असर देखने को मिलता है। ये लत ऐसे है कि थोड़ा सा फ्री टाइम मिलते ही लोग मोबाइल निकाल करके गेम खेलने लग जाते हैं, फिर उन्हें किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उन जिलों में नया कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के 38 जिलों में से 12 ऐसे जिले हैं जहां कोई भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सुविधा नहीं है। बांका, अरवल, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय जैसे जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सरकार इन जिलों में जल्द ही
नए कोल्ड स्टोरेज बनाएगी। जहां वहीं बिहार के पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, बेगूसराय जैसे जिलों में 2 कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं। जहां कृषि विभाग के मुताबिक जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज बंद पड़े हैं उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। जहां इसके लिए कृषि विभाग के पदाधिकारियों को स्थानीय किसानों से संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कृषि भवन में कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के जिलों में बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को फिर से चालू किया जाएगा और कई जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। दोस्तों, बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मधुबनी के झंझारपुर में रैली करने के बाद अररिया के जोगबनी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत जल्द ही चुनाव होने जा रहा है। इस बार भाजपा का सरकार बनी तो फिर सीमा पर जो भी विकास कार्य बचे हुए हैं उसे पूरा कर लिया जाएगा। सीमा पर जमीन कब्जा सहित विभिन्न समस्याओं पर हमारी नज़र है, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ही अच्छा होने वाला है। अमित शाह ने इस दौरान जोगबनी में आयोजित बथ नहा और फिर ICP में निर्मित भवनों के लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि IPC के माध्यम से लगभग 10,500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। बहुत जल्द ही और 3 नए IPC का निर्माण होगा तो राजस्व बढ़कर के दोगुना हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से न केवल पड़ोसी मित्र देश के साथ व्यापारिक संबंध में इजाफा होगा बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे। अमित शाह ने कहा है कि हमारे मित्र देश राष्ट्र नेपाल के साथ समन्वय और फिर सहयोग बढ़ा है। यहाँ रोजाना 7,000 ट्रक आते जाते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत नेपाल का 14% व्यापार लैंड पोर्ट अथॉरिटी पोस्ट के जरिए होता है। जहाँ पहले सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास की चिंता किसी को नहीं थी। जब PM मोदी के आने के बाद सीमावर्ती इलाकों पर ध्यान दिया गया और फिर अब भारत के अंतिम गांवों को भारत का पहला गांव बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कनेक्टिविटी की सभी समस्याओं का समाधान किया गया है और कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके उसे गांव तक पहुंचाया गया। पहले लैंड बॉर्डर के माध्यम से व्यापार असंभव था, जहाँ अधिकांश व्यापार अवैध था, लेकिन अब वैध व्यापार बढ़ गया है और फिर अवैध व्यापार कम हो गया है। हमारे पड़ोसी देशों के लोगों के साथ संबंध मजबूत हो गए हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि बिहार के सीमावर्ती इलाके में जो भी समस्या है, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के बिना तुष्टिकरण की नीति के सख्त नजरिए से कदम उठाया है। यह भारत की 15,000 किलोमीटर सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। इसका उपयोग व्यापार के साथ ही संस्कृति और फिर सामाजिक रिश्ते बेहतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।